नमस्कार। एमसीक्यू सीरीज कॉमर्स में आज DSSSB एग्जाम 2018 पीजीटी कॉमर्स क्वेश्चन पेपर मेल के 141 141 से 150 तक क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। पार्ट 9 है ये इस पेपर का एमसीक्यू सीरीज में। ये महत्वपूर्ण है सभी पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स के लिए या यूजीसी नेट या अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए, जिन भी एग्जाम्स में कॉमर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, सॉफ्टवेयर दैट अलाउज कलेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव वर्किंग एज अ टीम फ्रॉम डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन ऑन अ रियल टाइम बेसिस इज अदरवाइज कॉल्ड एज। इसमें पूछा गया है एक सॉफ्टवेयर है जो संभव बनाता है कि लोग अलग अलग लोकेशंस पे बैठे हों और वो रियल टाइम बेसिस पे कलेक्टिव और कोलैबोरेटिव वर्क कर सकें एक टीम के रूप में। ऑप्शंस है क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप, VoIP, ग्रुपवेयर या पीयर टू पीयर सॉफ्टवेयर। इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रुपवेयर। इसमें जो ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप। क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप ऐसी एप्लीकेशन होती है, मोबाइल एप्लीकेशन जो एक ही कोड बेस पे बनाई जाए और मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे एंड्रॉयड है या विंडोज है या अन्य कोई है, चाहे किसी पे भी हो, वो सब पे काम कर जाएगी। सबके लिए अलग अलग बेस की मोबाइल ऐप बनाने की जरूरत नहीं रहती है। नेक्स्ट है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह एक इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट रहता है, सॉफ्टवेयर रहता है जो संभव बनाता है कि लोग यूज कर सकें इंटरनेट एज द ट्रांसमिशन मीडियम फॉर टेलीफोन कॉल्स बाय सेंडिंग वॉइस डाटा इन पैकेट्स यूजिंग IP रादर देन बाय ट्रेडिशनल सर्किट ट्रांसमिशन ऑफ PSTN। इंटरनेट के माध्यम से हम वॉइस ओवर कॉल कर पाते हैं। नेक्स्ट है P2P, पीयर टू पीयर सॉफ्टवेयर। यह एक शेयरिंग अलाउ करता है यूजर्स को कि वो एक्सेस कर पाते हैं, कुछ भी फाइल शेयर करेंगे जैसे बुक्स है, म्यूजिक है, मूवीज है, गेम्स है। P2P सॉफ्टवेयर के माध्यम से इनको आसानी से शेयर कर पाते हैं एक से दूसरे सिस्टम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल्सन एरियर इज शोन इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अंडर। कॉल्सन एरियर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में किस लिस्ट में दिखाया जाता है? ऑप्शन है लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट ए, लिस्ट डी। दरअसल ये क्वेश्चन रिलेटेड है एक कंपनी का जब लिक्विडेशन होता है और उस टाइम पे लिक्विडेट होने के लिए कंपनी अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करती है, उसमें इन लिस्ट को ध्यान में रखा जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने के लिए। इनके अकॉर्डिंग वो अपनी एसेट्स को या लायबिलिटीज को शो करती है। तो कॉल्सन एरियर को कहाँ दिखाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लिस्ट ए। इसमें लिस्ट ए सबसे पहले इन एसेट्स को दिखाया जाता है एक कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। इसमें फ्री एसेट्स, फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, मतलब ऐसी एसेट जो किसी के गिरवी नहीं रखी हो, उन पे कोई प्रभार नहीं हो, कोई चार्ज नहीं हो, ऐसी एसेट्स को दिखाया जाता है। एसेट्स अगेंस्ट विच देयर इज ए फ्लोटिंग चार्ज विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। साथ ही साथ ऐसी एसेट्स जिन पे फ्लोटिंग चार्ज है वो भी इसमें दिखाई जाएंगी। और कॉल्सन एरियर will also come in this category to the extent they are realizable। कॉल्सन एरियर ऐसी कॉल्स जो अभी आई नहीं है लेकिन उम्मीद है कि वो आ जाएंगी, रियलाइजेबल है, उनसे पैसा मिल जाएगा। तो क्योंकि वो पैसा मिल सकता है इसलिए उसको कंपनी अपनी फ्री एसेट्स में शामिल कर लेती है। लिस्ट बी में ऐसी जो टोटल 8 लिस्ट हैं इन सभी को देख सकते हैं। लिस्ट बी, एसेट्स प्लेज्ड स्पेसिफिकली इन फेवर ऑफ सर्टेन क्रेडिटर्स। ये प्लेज्ड यानी कि गिरवी रखी हुई एसेट्स होती हैं कुछ क्रेडिटर्स के लिए। लिस्ट सी में क्रेडिटर्स हु आर अनसिक्योर्ड, इसमें वो क्रेडिटर्स आते हैं जो अनसिक्योर्ड होते हैं। टू प्रायोरिटी who are unsecured but are entitled to priority in payment over creditors having a floating charge and other unsecured creditors। मतलब ये unsecured तो होते हैं लेकिन ये प्रेफरेबल होते हैं, प्रेफर्ड होते हैं, इनको प्रायोरिटी रहती है बाकी क्रेडिटर्स से जो क्रेडिटर फ्लोटिंग चार्ज वाले हैं या अनसिक्योर्ड है। लिस्ट डी में वो क्रेडिटर्स आते हैं who have floating charge over the assets of the company, जिनका फ्लोटिंग चार्ज होता है कंपनी के एसेट पे। लिस्ट ई में
कंप्लीटली जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं वो आते हैं। लिस्ट एफ में होल्डर्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो आते हैं। लिस्ट जी में होल्डर्स ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आते हैं। लिस्ट एच में वो रीजन आते हैं, वो कारण आते हैं जो जिम्मेदार होते हैं सरप्लस या डेफिशिएंसी के लिए, जो कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दिखाई जा रही है। नेक्स्ट है 143rd क्वेश्चन, द चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अंडर फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स इन टर्म्स ऑफ ए गिवन साइज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बजट इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसी चॉइस जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के लिए होती है और केस होता है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, यानी कि पैसे संबंधी कॉन्स्टेंट हो कि भी हम या तो प्रोजेक्ट ए में ही लगा सकते हैं या प्रोजेक्ट बी में या प्रोजेक्ट सी में कितना कितना पैसा कैसे लगा सकते हैं। तो ऑप्शन है कैपिटल स्पॉन्सरिंग, कैपिटल गियरिंग, कैपिटल राशनिंग एंड कैपिटल डाइल्यूटिंग। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, कैपिटल राशनिंग। कैपिटल राशनिंग is the process of putting restriction on the projects that can be undertaken by the company। मतलब कंपनी सारे प्रोजेक्ट्स में पूरा पैसा नहीं लगा सकती है, इसलिए उसको राशनिंग करनी पड़ती है। The aim is choosing only the most profitable investment for the capital investment decision। उद्देश्य ये होता है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें, मतलब हम कौन सी अपनी कैपिटल को कौन से इन्वेस्टमेंट में लगाएं, किस प्रोजेक्ट में लगाएं, किस ब्रांच में लगाएं, कई इन्वेस्टमेंट हमारे पास हो सकते हैं, किस फिक्स्ड एसेट में लगाएं, तो वहां पे मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हमारे हो, ये उद्देश्य होता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण टर्म है कैपिटल गियरिंग, काफी बार पूछी जाती है एग्जाम्स में। कैपिटल गियरिंग या फाइनेंशियल लीवरेज नाम से लगभग एक जैसी टर्म है ये दोनों, कैपिटल गियरिंग या फाइनेंशियल लीवरेज। इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी कैपिटल। यहाँ पे इक्विटी कैपिटल का मतलब इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व्स जितने भी होते हैं, यानी कि नॉन फिक्स्ड चार्जिंग बियरिंग फंड भी इसको कह सकते हैं। नॉन फिक्स्ड चार्ज बियरिंग फंड का मतलब हो गया कि जो इक्विटी कैपिटल होती है, जो इक्विटी होती है, इसके चार्ज मतलब जो इसके इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है कंपनी, वो फिक्स्ड नहीं रहते। एंड लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि फिक्स्ड चार्ज बियरिंग फंड्स, ऐसे फंड्स जो फिक्स्ड चार्ज बियरिंग होते हैं, जैसे डिबेंचर है, लोन है, उनका चार्ज फिक्स रहता है कि ब्याज देना ही देना है। क्योंकि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में दो तरह की कैपिटल रहती है, एक ऐसी कैपिटल जिसका चार्ज फिक्स नहीं है, पैसा हुआ तो दे देंगे, जो इक्विटी के पर रहता है, और डेट जो रहती है वो फिक्स्ड चार्ज बियरिंग सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। तो हमारी कैपिटल में दो तरह की कैपिटल मुख्य तौर पे लॉन्ग टर्म कैपिटल रहती है। इक्विटी जिसका चार्ज फिक्स नहीं है, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, कम होगा तो कम देंगे, ज्यादा होगा तो ज्यादा देंगे। दूसरी तरफ होता है डेट, लॉन्ग टर्म लोन से लिया गया पैसा, इनका इंटरेस्ट हमें हर हाल में देना ही होता है एक निश्चित दर से, फिक्स्ड चार्ज बियरिंग सिक्योरिटी कहलाती है। इसलिए तो इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है, इन दोनों का आपस में जो रेशियो है, इन दोनों का आपस में जो प्रोपोर्शन है, उसको जब हम बताते हैं तो वो कहलाता है कैपिटल गियरिंग, कैपिटल गियरिंग रेशियो। जब किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में इस डेट की मात्रा बढ़ती है तो हम उसको हाई गियरिंग कहते हैं, और जब डेट की मात्रा कम होती है तो लो गियरिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपीयरेंस ऑफ ए कंटिजेंट लायबिलिटी इन द फुटनोट ऑफ ए कंपनीज बैलेंस शीट इज ए रिजल्ट ऑफ डैश अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मतलब है कि जब किसी कंपनी की बैलेंस शीट बनाई जाती है तो उस बैलेंस शीट में नीचे फुटनोट एक टिप्पणी के तौर पे दिखाया जाता है कंटिजेंट लायबिलिटी। कंटिजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है संदिग्ध लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जिस पे संदेह हो। वो लायबिलिटी हो भी सकती है, लायबिलिटी नहीं भी हो सकती है। इसका होना ना होना कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि बाहरी पक्षों पर डिपेंड करता है। जैसे कंपनी के अगेंस्ट किसी ने केस डाला हुआ है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो अगर कोर्ट में केस वो जीत गया तो हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, हमको देना पड़ेगा पैसा, और अगर वो नहीं जीता तो हमें कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसी लायबिलिटी कंटिजेंट लायबिलिटी कहलाती है। अब क्योंकि ये कंफर्म लायबिलिटी नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट में अंदर तो दिखाई नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, वो कहते हैं कि इसको दिखाना चाहिए भी, फुटनोट के तौर पे दिखाओ, कम से कम टिप्पणी के रूप में दिखे। तो कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो इस बात को कहता है? ऑप्शंस है कंजर्वेटिज्म, डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी एंड मटेरियलिटी। तो इसका सही जवाब है डिस्क्लोजर, या इसको फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत। यह इसलिए आवश्यक होता है कि हमें कोई भी जानकारी पूरी तरह से प्रकट करनी चाहिए, क्योंकि
आज तो हमने कंटेंजेंट लायबिलिटी अगर हम नहीं दिखाएं बैलेंस शीट में तो दिखाई नहीं जाएगी, हम फुटनोट में भी नहीं दिखाएं, और कल को ये केस हम हार जाते हैं और फिर लायबिलिटी हो जाएगी, तो जो इन्वेस्टर्स होंगे वो कहेंगे कि भाई आपने पहले तो बताया नहीं था कि ऐसी भी कोई कंटेंजेंट लायबिलिटी है आपके ऊपर। इसलिए इस प्रिंसिपल का ध्यान रखते हुए हमें कंटेंजेंट लायबिलिटीज को दिखाना चाहिए होता है एक फुटनोट के तौर पे। इसमें बाकी जो प्रिंसिपल्स हैं इनको भी देख लेते हैं। कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है रूढ़िवादिता, इसको प्रूडेंस भी कहते हैं। और इस प्रिंसिपल का कहना ये होता है, इसका मकसद ये होता है कि हम थोड़े से जब अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, बैलेंस शीट हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, तो हमको कंजर्वेटिज्म अप्रोच अपनानी चाहिए। हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमारी एसेट या हमारी इनकम बढ़ा चढ़ा के नहीं दिख जाए, वो जितना है उतना ही दिखे, लेकिन हमारे एक्सपेंसेस या लायबिलिटीज अगर कोई संभावित है तो उसको भी शामिल कर लेना चाहिए, मतलब खर्चे कम नहीं दिख जाने चाहिए और हमारी जो एसेट है या इनकम है वो ज़्यादा नहीं दिख जानी चाहिए। इसको प्लेइंग सेफ पॉलिसी भी कहते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो प्रोबेबल लॉस होते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, उसको हम बना के चलते हैं हमेशा, क्योंकि हमें हो सकता है कि वो डूब जाए पैसा, तो हम लॉस का प्रबंध करके चलते हैं, लेकिन होने वाली इनकम अगर संभावित है तो उसको हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहता है कि भाई हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी हम मेथड अपना लें उनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए लगातार, हम ऐसा नहीं कि हर साल उसको चेंज करते रहें बेवजह। इससे जो कंसिस्टेंसी अगर नहीं रहेगी तो रिलायबिलिटी कम होती है और मैच नहीं किया जा सकता है हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एक साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, अगर हर साल हम मेथड चेंज करते रहेंगे तो उसको हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे ढंग से। नेक्स्ट है मेटीरियलिटी। मेटीरियलिटी का सिद्धांत है ये महत्वपूर्णता। इसका मतलब है कि जो मेटीरियल इंफॉर्मेशन है वो आवश्यक तौर पे दिखाई जानी चाहिए, और जो नॉन मेटीरियल इमैटेरियल मतलब जो कम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, कम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन का मतलब होता है ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा डिसीजन लेने पे, तो ऐसी इंफॉर्मेशंस को इग्नोर किया जाना चाहिए। जैसे अगर हम रिफ्रेशमेंट चार्जेस लिखते हैं किसी अपने बुक्स में, तो रिफ्रेशमेंट चार्जेस में हमने ये नहीं लिखा है कि रिफ्रेशमेंट टी का है, कॉफ़ी का है, या सॉफ्ट ड्रिंक का है, या किसका है, तो उसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये कोई महत्वपूर्ण कोई डिसीजन को इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट फॉर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन कहता है कि एक ऑब्जेक्टिव सेट करते समय, यानी कि एक उद्देश्य तय करते समय कौन सा इनमें से एलिमेंट नहीं हो सकता है। ऑप्शन है स्टार्टिंग पॉइंट और द प्रेजेंट पोजीशन, जो शुरुआती पोजीशन है, टर्मिनल पॉइंट और द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, मतलब लास्ट में हम उस ऑब्जेक्ट में एंड में हम क्या चाहते हैं। नेक्स्ट है सी, इनिशिएशन ऑफ प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म, प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म बनाना। और डी पॉइंट है स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन बाय विच द ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी अचीव्ड, वह निश्चित समय की अवधि जिसमें हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्राप्त हो जाए। तो कौन तीन इसमें एलिमेंट हैं ऑब्जेक्टिव सेट करने के, एक नहीं है, उसकी पहचान करनी है। इसका सही जवाब है सी इसमें नहीं है, बाकी तीनों हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एक स्पेशल टारगेट विच इज टू बी अचीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। और मेन एलिमेंट्स जो ऑब्जेक्टिव को सेटअप करते समय ध्यान में रखे जाते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं, आज हमारे पास क्या है, आज हम किस सिचुएशन में, टर्मिनल पॉइंट यानी कि हम किस सिचुएशन पर पहुंचना चाहते हैं, और हम इस सिचुएशन पे कितने समय अवधि में पहुंचना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एसेट्स यूजुअली शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ। वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू जो सामान्यतया बैलेंस शीट में दिखाई जाती है, उसका बेस क्या रहता है, कौन से आधार पे उसकी वैल्यू की जाती है, जो एसेट दिखाई जाती है बैलेंस शीट में जिस वैल्यू पे। ऑप्शंस हैं ए अनएक्सपायर्ड कॉस्ट वैल्यू, बी रिप्लेसमेंट कॉस्ट वैल्यू, सी मार्केट वैल्यू एंड डी रीवैल्यूएटेड कॉस्ट वैल्यू। तो इसका जो सही जवाब है वो है अनएक्सपायर्ड कॉस्ट वैल्यू। अनएक्सपायर्ड कॉस्ट का मतलब उस कॉस्ट से होता है जो अभी एक्सपायर नहीं हुई है। जैसे मान लो कि कोई भी फिक्स्ड एसेट्स है हमारे पास 1 लाख की, और हम सोचते हैं कि भाई ये 10 साल तक यूज हो जाएगी, तो इसका मतलब ये होगा कि हर साल 10,000 कम होती चली जाएगी। तो 1 साल बाद जब हम लिखेंगे तो इस 1 लाख में से हम क्या करेंगे, 10,000 कम कर देंगे, 90,000 दिखाएंगे। जो 10,000 कम कर दिया यानी कि हमने राइट ऑफ कर दिया, P&L अकाउंट में डेबिट साइड में ले गए उसको,
तो वो तो एक्सपायर्ड हो गई, और ये जो बच गई 90,000 ये अभी अनएक्सपायर्ड है, मतलब ये अभी एसेट का हमारे आगे काम करेगी, इसकी वैल्यू बची हुई है, तो इसी को दिखाया जाता है बैलेंस शीट में। बाकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट वैल्यू, ये वह वैल्यू होती है किसी एसेट की कि अगर उस एसेट को आज हम रिप्लेस करने लग जाएं तो कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, इस पे नहीं दिखाया जाता। मार्केट वैल्यू, जो वैल्यू मार्केट में आज मिल सकती है उसको बेचने पर या उसको वैसी एसेट खरीदने पर, इसको भी बेच नहीं माना जाता बैलेंस शीट में। रीवैल्यूएटेड कॉस्ट वैल्यू मतलब रीवैल्यू करके नहीं लिखे, तो ऐसा भी नहीं है। ट्रेडिशनली हम जो भी बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उनमें हर बार रीवैल्यू करके लिखने का प्रचलन नहीं रहता है। जैसे कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट रेफर्स टू द अमाउंट दैट एन एंटिटी वुड हैव टू पे टू रिप्लेस एन एसेट एट द प्रेजेंट टाइम। और मार्केट वैल्यू, प्राइस एट विच गुड इज अवेलेबल इन द मार्केट फॉर डील, ये हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है मार्केट वैल्यू, तो इसलिए इस पे संभव ही नहीं है बैलेंस शीट तैयार करना। फॉर प्रमोटिंग ए ब्यूटी सैलून, एक ब्यूटी सैलून का प्रमोशन करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग मॉडल्स वुड गिव द बेस्ट रिजल्ट, कौन सा मार्केटिंग मॉडल अच्छा रिजल्ट दे सकता है? क्लाउड मार्केटिंग, सीजनल मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग या मास सेलिंग। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, पर्सनल सेलिंग। इसमें सबसे पहले क्लाउड मार्केटिंग। क्लाउड मार्केटिंग यूज की जाती है बिग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अपने गुड्स और सर्विसेज को मार्केट करने के लिए, उनका प्रमोशन करने के लिए ऑनलाइन थ्रू इंटीग्रेटेड डिजिटल एक्सपीरियंस, ये ऑनलाइन माध्यम से अपना प्रमोशन करते हैं, जिसमें कॉर्पोरेट वेबसाइट बनाना, सोशल मीडिया चैनल्स का यूज करना, डिजिटल एड्स देना। नेक्स्ट है सीजनल मार्केटिंग। सीजनल मार्केटिंग होती है ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए जिनका सेल सीजनल रहता है, पूरे साल नहीं रहता है। पर्सनल सेलिंग होता है फेस टू फेस मीट करना कस्टमर के साथ, और मास मार्केटिंग होता है कि एक मार्केट स्ट्रेटेजी बना लें और हर तरह के कस्टमर के लिए, हर एरिया के लिए सेम अपील करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द जर्नल एंट्री व्हेन नोटरी चार्जेज आर पेड बाय ए थर्ड पार्टी इन कनेक्शन विद बिल ऑफ एक्सचेंज। इनमें से कौन सी जर्नल एंट्री होगी जब नोटरी चार्जेज पे किए जाएं थर्ड पार्टी के द्वारा एक बिल ऑफ एक्सचेंज से संबंधित? ऑप्शंस हैं ए थर्ड पार्टी अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स अकाउंट, बी बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स अकाउंट, सी एक्सेप्टर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड डी ड्रॉर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। संयोग से जितने भी ऑप्शंस हैं इनमें से एक भी ऑप्शन सही है नहीं पूरी तरह से। अब इस केस को समझें, ये अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज आप जानते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है ऐसा बिल जो एक्सचेंज के लिए यूज कर लिया जाता है। इसको ट्रेड बिल भी कहा जाता है, कॉमर्शियल बिल भी कहते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीवर के लिए, जिसको इस बिल के अगेंस्ट पैसा लेना है उसके लिए बीआर होता है, और जिसको इसके अगेंस्ट पैसा देना है उसके लिए बिल्स पेबल होता है, बीपी होता है। बिल्स रिसीवेबल जिसके लिए होता है मतलब वो सेलर होता है, और बीपी जिसके लिए होता है वो बायर होता है, ऐसे समझे। जो बिल्स रिसीवेबल को लिखता है उसको ड्रॉअर कहते हैं, ड्रॉअर। और जो जिसको पे करना है पैसा, यानी कि जो ग्राहक है, कस्टमर है, जिस पे ये ड्रॉ किया जाता है उसको हम ड्रॉई बोलते हैं। जिसको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी वो ड्रॉई है। या इसको एक्सेप्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैंने इतना सामान आपसे खरीदा है, मैं ये पैसा आपको दूंगा, इसको एक्सेप्टर भी कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे बात आई है थर्ड पार्टी की, ये थर्ड पार्टी कौन है? इस संबंध में थर्ड पार्टी एक ऐसी पार्टी होती है कि कभी कभी क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल जिसको पैसा रिसीव करना है, यानी कि जो सेलर था, तो इसका पैसा उधार है इस पे ड्रॉई पे, इसने बिल बना दिया तो बीपी हो गया उसके लिए, इसके लिए बीआर हो गया। अब इसको किसी पेमेंट करनी थी किसी थर्ड पार्टी की, इसने थर्ड पार्टी से कहा कि भाई ये जो बिल है मेरा बिल्स रिसीवेबल ये आप ले लो, और इसकी पेमेंट 2 महीने बाद मेरा ड्रॉई है वो आपको कर देगा। इसने ये बिल ले लिया। इस प्रोसेस को कहते हैं, जब बिल ऐसे दिया जाता है किसी के द्वारा, किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट में यूज किया जाता है, इसको कहते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। और जो एंडोर्स करता है ये यानी कि ड्रॉअर, इसको कहते हैं एंडोर्सर, और जिसको एंडोर्स किया जाता है यानी कि थर्ड पार्टी, इसको कहते हैं एंडोर्सी। अब सिचुएशन ये हुई क्योंकि इन्होंने कहा था कि थर्ड पार्टी ने पे किए नोटरी चार्जेज, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल थर्ड पार्टी के पास था। और नोटरी चार्जेज क्या होते हैं? जब किसी भी पार्टी के पास ये बिल होगा
तो ये बिल का पैसा इससे मांगेगा ड्रॉई से कि भी पैसा दो। मान लो ये पैसा नहीं देता है, तो ये क्या करेगा, उसका एक सबूत रखने के लिए एक पब्लिक नोटरी के माध्यम से इंफॉर्मेशन भिजवाएगा। पब्लिक नोटरी एक एडवोकेट होता है और वो पब्लिक नोटरी अपने लेवल पे इंफॉर्मेशन भेजता है ड्रॉई के पास कि भाई आपका ये बिल है, पेमेंट होना है, ये मिस्टर फलां के पास जाएगा पेमेंट, आप पेमेंट कर दीजिए। और ये सबूत हो जाता है कि भाई हमने उससे पैसा मांगा था, उसने पैसा नहीं दिया। तो अब ये जो नोटरी है ये इस काम के लिए पैसा लेता है, फीस लेता है, इसको कहते हैं नोटरी चार्जेज। तो जो नोटरी चार्जेज है अल्टीमेटली ये खर्च किसके लिए होता है, क्योंकि ये नोटरी चार्जेज इसलिए बनते हैं क्योंकि ये पैसा जब नहीं पे करता है, यानी कि जब बिल की पेमेंट नहीं करता है, तो अल्टीमेटली अगर ये बिल की पेमेंट सही समय पे दे देता तो ये नोटरी की जरूरत ही नहीं पड़ती और नोटरी चार्जेज नहीं लगते। तो ये बियर तो इसको करने हैं नोटरी चार्ज। होगा क्या, अगर ये कैश पेमेंट कर देगा नोटरी चार्जेज की, क्योंकि बिल अभी इसके पास है थर्ड पार्टी के पास, तो थर्ड पार्टी तो वसूलेगा इससे पैसा ड्रॉअर से कि भी आपने ये बिल दिया था जो डिसऑनर हो गया, इसलिए आप नोटरी चार्ज मुझे पे करो, मैंने यहाँ दे दिए हैं। तो एक्चुअल कैश तो थर्ड पार्टी दे चुका है, एक्चुअल कैश, ये उस एक्चुअल कैश को वसूल कर लेगा इससे ड्रॉअर से, और जो ड्रॉअर है ये इस एक्चुअल चार्ज को वसूल कर लेगा इससे जो ड्रॉई है, इसके लिए खर्च हुआ। तो इसकी एंट्री अब किसकी बुक्स में पूछी गई है, इसको हम ये मान के चलें कि मान लो जो ड्रॉअर है उसकी बुक्स में एंट्री पूछी गई है, तो इसका आंसर होगा एक्सेप्टर्स अकाउंट डेबिट। ये एक्सेप्टर से वसूलेगा, डेटर बना लेगा उस पैसे से, और यहाँ पे टू बैंक अकाउंट ना होकर के ये होगा टू थर्ड पार्टीज अकाउंट, क्योंकि ये थर्ड पार्टी इसको इससे मांगेगा, ये थर्ड पार्टी को देगा, इस खर्चे के लिए ये थर्ड पार्टी से लेगा। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी होना चाहिए। हालांकि इसको मैं तीनों की बुक्स में बता देता हूँ ये एंट्री कैसे होगी। जर्नल एंट्री व्हेन नोटरी चार्जेज आर पेड बाय ए थर्ड पार्टी इन कनेक्शन विद बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये केस तो पहले हम डिस्कस कर ही चुके हैं अभी कि नोटिंग चार्जेज जब इनकी पेमेंट थर्ड पार्टी के द्वारा की जाए, मतलब एंडोर्स हो चुका था बिल, थर्ड पार्टी के पास था और थर्ड पार्टी को पेमेंट नहीं मिली, डिसऑनर हो गया, इसलिए फिर उसने नोटरी के पास भेजा, नोटरी चार्ज दिए। तो अगर हम बुक्स ऑफ ड्रॉअर में कर रहे हैं, यानी कि एंडोर्सर मतलब जो सेलर था शुरुआती, जिसने बिल लिखा था, राइटर भी इसको बिल का हम कह सकते हैं, तो ये तो क्या करेगा, अपने यहाँ पे एंट्री लिखेगा कि एक्सेप्टर्स अकाउंट डेबिट, ये एक्सेप्टर को अपना डेटर मान लेगा इतने रुपए के लिए, मान लो 100 रुपए नोटरी चार्जेस हुए, तो ये एक्सेप्टर को कहेगा कि तुम मेरे और डेटर हो गए 100 रुपए से, तुम मुझे दोगे, और ये इसको क्रेडिटर बना लेगा थर्ड पार्टी को, यानी कि एंडोर्सी का 100 रुपए के भी आपके देखो 100 रुपए लग गए हमारी वजह से, आपको 100 रुपए मैं दे दूंगा, इसको क्रेडिटर बना लेगा, बाद में सेटलमेंट होगा इसका। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई या एक्सेप्टर, जो ड्रॉई है, जो एक्सेप्टर है, जिसने बिल एक्सेप्ट किया था, जिसको पेमेंट करनी थी और जिसकी वजह से ये डिफॉल्ट हुआ, ये खर्चा उसके लिए है, इसलिए ये अपने यहाँ इसको खर्चा मानेगा, नोटरी चार्जेस को डेबिट करेगा 100 रुपए से, ये चार्ज इसके लिए खर्चा है, इसके P&L अकाउंट में जाएंगे ये। और ये ड्रॉअर को जिसने बिल लिखा था उसको क्रेडिटर बना लेगा कि भी ठीक है आप थर्ड पार्टी को दोगे ये पैसे, मैं आपको दे देता हूँ ये पैसे, तो ये इसको अपना क्रेडिटर बना लेगा। और जो थर्ड पार्टी है उसने एक्चुअल में पेमेंट किया था पैसा, तो उसका कैश कम हुआ था, तो टू बैंक अकाउंट तो वही लिखेगा क्योंकि उसने चेक से पेमेंट किया, अगर कैश से की तो कैश अकाउंट लिख सकता है, पे तो उसने किया नोटरी चार्ज, लेकिन ये इसके यहाँ से खाली कैश गया, ये इसको वसूल लेगा किससे, ड्रॉअर से, एंडोर्सर से, तो ड्रॉअर्स अकाउंट डेबिट। अब देखो थर्ड पार्टी ने पैसा दिया, उसके यहाँ से पैसा गया, उसने वसूल लिया, उसने डेटर बना लिया किसको, ड्रॉअर को, ड्रॉअर ने बदले में किसको डेटर बना लिया, ड्रॉअर की बुक्स देखेंगे तो एक्सेप्टर्स को, और अल्टीमेटली एक्सेप्टर ये पैसे को बियर करेगा और इसके लिए ये खर्चा होगा जाएगा नोटिंग चार्ज। नेक्स्ट है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। AS20 का सब्जेक्ट मैटर क्या है? ऑप्शन है अकाउंटिंग फॉर एमलमेशन, अर्निंग पर शेयर, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी, या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्निंग पर शेयर। AS20 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। अब क्योंकि ये कन्वर्ज हो चुके हैं IFRS में, जो इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनके साथ इनको कन्वर्ज कर दिया गया है, या एक तरह से यूं कहें अपडेट कर दिया गया है, उनके हिसाब से मोल्ड कर दिया गया है। तो इंड AS जो है वर्तमान में AS20 की जगह इंड AS 33 है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33। अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड है, ये प्रेस्क्राइब करता है प्रिंसिपल्स
जो डिटर्मिनेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड है। इसके अलावा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं हमारे टोटल 32 तक जो जारी हुए थे, हालांकि ये सब अब कन्वर्ज हो चुके हैं इंड AS में, लेकिन कभी कभी इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं टर्म्स एज इट इज। तो AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज से रिलेटेड है, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS4 कंटिजेंसी इन इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, AS8 डिलीट हो चुका था पहले ही, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS11 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, AS14 अकाउंटिंग फॉर एमलमेशन, AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, AS16 बोरोइंग कॉस्ट, AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, AS19 लीजेस से रिलेटेड था, AS20 अर्निंग पर शेयर, AS21 consolidated financial statement, AS22 accounting for taxes on income, AS23 accounting for investment in associates and consolidated financial statements, AS24 discontinuing operation, AS25 interim financial reporting, AS26 intangible asset, AS27 financial reporting of interest in joint venture, AS28 impairment of asset, AS29 provisions contingent liabilities and contingent asset, AS30 financial instrument recognition and measurement, AS31 financial instruments and presentation, AS32 financial instruments and disclosures। आज का लास्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a part of 4 P's of marketing? इनमें से कौन सा मार्केटिंग के 4 P's का पार्ट नहीं है? ऑप्शन है प्लेस, प्राइस, प्रोजेक्शन, प्रोडक्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 4 P's का हिस्सा नहीं है। 4 P's के जो इन्वेंटर हैं E. जेरोम मैकार्थी के 4 P's हैं। इन्होंने ये मार्केटिंग से रिलेटेड 4 P's दिए, एलिमेंट्स है मार्केटिंग के। इसमें प्लेस, प्राइस, प्रोडक्ट ये सही है, और जो तीसरा है इसकी जगह आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो प्लेस को ही कहते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी ये होता है प्रमोशन, संवर्धन, प्रमोशन यहाँ पे आता है। तो प्लेस, प्राइस, प्रमोशन और प्रोडक्ट, ये 4 P's हैं मार्केटिंग के। तो ये थे आज की MCQ सीरीज के 10 क्वेश्चंस, डिटेल एनालिसिस था इनका। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं PGT के लिए, चाहे DSS भी है चाहे अन्य कोई जगह है, वो चैनल पे बने रहे हमारे पे यूट्यूब चैनल पे। मैं इसी तरीके से, आपका कोई टॉपिक बचेगा नहीं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए हैं उस पे इस सीरीज में हम 10 या 15 या 20 क्वेश्चन कभी कभी लाते हैं। और ये सीरीज के कंप्लीट जो प्रीवियस वीडियोस हैं इसमें 50 से ज़्यादा टोटल वीडियोस हैं, और अभी आगे बनते रहेंगे कंटिन्यूअस बेसिस पे। इसमें हम एक टॉपिक को लेते हैं और उससे रिलेटेड पूरा उसका एनालाइज करते हैं, तो कई क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। कोई कोर्स में आपका मटेरियल रुकेगा नहीं। हालांकि इसके अलावा PGT कॉमर्स का कोर्स भी चल रहा है इस पर, वो भी फ्री है, आप उसके भी वीडियोज़ देख सकते हैं, और आने वाले टाइम में और वीडियोज़ तेज़ी से आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अपने व्यूज़ कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।